संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा, माननीय कुलपति संदीप विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी, अधीक्षक डीएमसीएच प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी, डीन मिथिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर इंदिरा झा जी, श्री मणिकांत झा जी, यहाँ उपस्थित गुजरात अध्याय के समन्वयक मोहन झा जी, पटना से आए सोनू शर्मा जी, दरभंगा अध्याय से जुड़े समन्वयक संतोष भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित दरभंगा अध्याय के सभी युवा साथियों, बिहार के अन्य जिलों से आए, कैमूर से चलकर आए, दरभंगा से रविन्द्रनाथ सिंह जी, उपस्थित नीरज जी, उपस्थित जयराम जी, प्रेस और मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले इस क्षेत्र के उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में मां गंगा हो, पूर्व में नारायणी, पूर्व में कौशिकी हो और पश्चिम में नारायणी गंडक हो, उस प्राचीन ज्ञान के उत्कर्ष की भूमि मिथिला की भूमि को अपने जन्म स्थान दरभंगा पर हृदय से नमन करता हूं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान पिछले वर्ष 2021 को 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर युवाओं के साथ संवाद के क्रम में आह्वान मैंने किया था। दरभंगा बिहार का 24वां जिला है, जिस पर भौतिक रूप से युवा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने का अध्यायों से जुड़े लोगों के साथ संवाद करता रहा हूं, जिसके विवरण सोशल मीडिया पर भी अनेक न्यूज के माध्यमों से भी साझा करता रहा हूं। मिथिला में हूं, उस भूमि में हूं जिससे यदि कहा जाए तो इस पूरे अभियान की परिकल्पना मेरे मन में यदि कहीं जगी तो उसका कारण मिथिला की वह दृष्टि, मिलकर प्रेरित करें बिहार। क्यों इस अभियान की मैंने परिकल्पना की, क्यों ऐसा लगा कि आज के युवा साथियों को जगाना होगा। पटना में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था। काफी बड़ी संख्या में पूरे बिहार से सभी युवा बैठे थे। कोरोना का समय चल रहा था, अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लगभग सभी जिलों से युवा एकत्रित थे। संवाद का प्रारंभ सफलता के सूत्रों से हुआ। व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है, किस प्रकार यत्न करना चाहिए, किस प्रकार परिश्रम करना चाहिए, किस प्रकार निश्चय के साथ यदि हम चलते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। संवाद जब स्थापित होती है तो बातें बहुत अलग अलग विषयों पर होने लगती, और जब पूरे बिहार के युवा एकत्रित हो, निश्चित है बिहार पर तो बात होगी ही। तो बातचीत के एक क्रम में एक प्रश्न करने की इच्छा जब हुई तो मैंने पूछा, कितने लोग बिहार के अतीत पर चिंतन करते हैं, कितने लोग जब चिंतन करते हैं तो किस रूप में करते हैं। तो प्रश्न का प्रारंभ हुआ, उत्तर भी उसी प्रकार से आने लगे। मैंने पूछा कि जब बिहार के अतीत का स्मरण करते हो तो सबसे पहली बात तुम्हारे मन में क्या आती है? आप भी बता सकते हैं। यदि बिहार के इतिहास का स्मरण करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, सबसे पहली दृष्टि, सबसे पहला दृश्य क्या दिखता है? किस प्रकार की भूमि थी? समृद्ध,
इतनी शांति, कुछ तो आता होगा समृद्ध। जब स्मरण करते हैं आंख बंद करके, पहली बात क्या, किस बात का स्मरण आता है? कैसा था बिहार? ज्ञान की भूमि थी। जिस मिथिला की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ज्ञान के उत्कर्ष की भूमि थी। प्राचीन काल में यदि पूरे विश्व की हम बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो मानव जाति का है कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो आज हमारे पास है, ऋग्वेद। वैदिक परंपरा जब प्रारंभ हुई, जब वेदों को पढ़ते हैं तो पाते हैं उसका भौगोलिक क्षेत्र पश्चिम उत्तर भारत था। विलुप्त सरस्वती के तट के किनारे मंत्रों की दृष्टि हुई। इस परंपरा का विकास होता चला गया और पूरे भारत में विस्तार प्राप्त करता गया। कोई भी परंपरा जब प्रारंभ होती है, चलती है, तो कहीं न कहीं उत्कर्ष की ओर जाती है। एक तो स्वाभाविक बालक का भी जन्म होता है तो बालक बढ़ता जाता है, बढ़ने के साथ उसका मानसिक विकास भी बढ़ता है। परंपराओं का प्रारंभ भी जब होता है तो परंपराएं भी बढ़ती हैं। और वैदिक परंपरा का जब विस्तार होने लगा, एक समय ऐसा आया जब लगा कि वैदिक परंपरा का भी इसके अधिक कहीं विस्तार नहीं हो सकता। वेदों का अंत कहा गया, और वेदों का अंत इसलिए कहा गया क्योंकि वैदिक ज्ञान के उत्कर्ष को उस रूप में माना गया कि इससे अधिक उत्कर्ष नहीं हो सकता। जिस ज्ञान का प्रारंभ कभी पश्चिमोत्तर भारत में हुआ, उसका उत्कर्ष यदि कहीं प्राप्त हुआ, उस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन हम उपनिषदों में पाते हैं और बड़े गर्व के साथ अनुभव करते हैं कि हम उस मिथिला में है जहाँ प्राचीन हमारे यशस्वी पूर्वज, उनकी दृष्टि केवल भौतिकवादी तत्वों तक नहीं थी, आध्यात्मिक तत्वों के गुण रहस्यों को जानना चाहते थे, मानव के अस्तित्व का कारण जानना चाहते थे, मानव के अस्तित्व में किस प्रकार अभिवृद्धि हो, किस प्रकार संदेशों को हम ग्रहण करें, किस प्रकार अपना योगदान दें ताकि संक्षिप्त जीवन काल में भी सार्थकता प्राप्त हो, इस पर चिंतन करते थे। और जब सभागार में मैंने पूछा कि बिहार को किस रूप में देखते हो, तो लगभग सभी ने पहली बात, किसी ने नालंदा कही, किसी ने विक्रमशिला कहा। बात यही थी, प्राचीन काल में बिहार ज्ञान की भूमि थी। जिस रूप में मैं बिहार को देखता हूं, जहां ज्ञान होगा, और ज्ञान उस प्रारंभिक काल में जब विश्व में ज्ञान विकसित हो रहा था, तब तो वेदांत की कल्पना कर रहे थे। वेदांत की बात किस प्रकार की है, किस प्रकार के हमारे पूर्वज थे, क्यों बिहार में क्षमता बनी कि जब मार्ग नहीं थे, आधुनिक संचार के माध्यम नहीं थे, विकसित प्रौद्योगिकी नहीं थी, कैसे हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र को निर्मित कर सकते थे, तो जिस अखंड भारत के साम्राज्य का हम निर्माण कर सके। आज भी भारत की सीमाएं वहां तक विस्तृत नहीं। हम अफगानिस्तान के पार तक सोचने की क्षमता रखते थे, तभी तो हम जोड़ पाए। पूर्वोत्तर के पार तक जोड़ने की क्षमता रखते थे, दक्षिण सागर तक तो भारत अखंड था ही, हिमालय के उत्तर तक भी हम जोड़ने की क्षमता रखते थे। उस दृष्टि का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ? गौरवान्वित हम हो सकते हैं जब कहेंगे बिहार ज्ञान की भूमि थी, बिहार शौर्य की भूमि थी। ऐसे शौर्य की भूमि थी कि जब यूनान से चलकर वीर और क्षित इस लक्ष्य को लेकर चले कि संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे, करते गए। पूरे यूरोप में कहीं अवरोध नहीं हुआ। उस समय की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक पर्शिया, पारस पराजित हुआ। लेकिन जब भारत आए तो भारत के कुछ शासकों ने, जिसमें तक्षशिला नरेश आंधी भी थे, उनके द्वारा आगे बढ़ने का मार्ग दिया गया। लेकिन जो पहली युद्ध के रूप में पंचनद प्रदेश में राजा पर्वतेश्वर से सामना हुआ, तो यवन सैनिकों को भारत की सैन्य क्षमता का ज्ञान आभास हो गया। विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन जब सेना में इस प्रकार के वर्णन दौड़ने लगे
अभी तक तो जहां भी सामना हुआ छोटी सेनाओं से हुआ है, लेकिन अब जो सेना जिससे सामना होगा मगध की सेना है। मगध की ऐसी सेना है कि जब चलती है उसके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। कितने सहस्त्र अश्व हैं, कितने सहस्त्र गज हैं, कितने सहस्त्र पैदल सैनिक हैं, इस प्रकार की कल्पनाओं प्राचीन संध्याकाल में जब चलने लगी तो पूरे यवन संधावन में रोंगटे खड़े हो गए। जो पूरे विश्व विजय की कल्पना लेकर चले थे उनको भी यत्न करना पड़ा। 3 दिवस तक अपने शिविर में अंदर ही रहे, किसी प्रकार सैनिक मान जाए। लेकिन मगध की ऐसी क्षमता थी कि यवन सेना को भी लौटना पड़ा, और लौटने के क्रम में कहीं सिंध में ही एक आक्रमण में जख्मी हुए, वापस अपने देश का लक्ष्य जा नहीं सके। लेकिन उस प्राचीन शौर्य की बात करें, उद्यम कैसे थे, उद्यमिता। बिहार आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार जब लॉकडाउन लगा, किस प्रकार पूरे देश भर से पैदल चलकर लोग बिहार की ओर आने लगे। क्यों आने लगे? क्या बिहार में रोजगार नहीं होना चाहिए? क्या बिहार में उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं? उस बिहार में जिसमें प्राचीन काल में पूरे विश्व भर से लोग न केवल पढ़ने आते थे, व्यवसाय करने भी आते थे। बौद्ध ग्रंथों में चंपा को कहा गया विश्व का पहला नगर। चंपा कहा था, भागलपुर में आज भी अवशेष पड़े हुए हैं, तो सुध लेने वाला नहीं। लेकिन उस प्राचीन चंपा ने कभी समस्त विश्व में इस प्रकार की ख्याति प्राप्त की थी, जिसने कभी वियतनाम वासियों को इस प्रकार प्रेरित कर दिया कि वियतनाम वासियों ने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। दूसरी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना जाता। आज ये गूगल सर्च करेंगे चंपा, तो चर्चा आपको वियतनाम की अधिक मिलेगी। शायद कोई पोस्ट मिल जाए जो बताता हो कि प्राचीन चंपा बिहार में विद्यमान थी। ऐसे तो हम थे। उद्यमिता की बात निवास सिंह पाठ्यपुत्र को उन्होंने विश्व का सर्व प्रमुख नगर बताया। अर्थशास्त्र की बात हुई, कितने लोगों ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है? यदि आप करेंगे तो पाएंगे कितने प्रकार के कर पाठ्यपुत्र में लगाए जाते थे। और जब करों की हम चर्चा करेंगे तो पाएंगे कितने प्रकार के लघु उद्योग पाठ्यपुत्र में थे, कैसे थे। उस प्राचीन काल में यदि बिहार ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, तो कारण क्या? आज यदि हम देखते हैं विद्यार्थियों को अल्पयुक्तियों में लगते हुए शॉर्टकट सोचते हैं, परीक्षा पास करनी हुई, पेपर लीक जैसे प्रसंग देखते हैं। मैं तो हो ही रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ता था, IIT की तैयारी कर रहा था, बड़ी अच्छी परीक्षा हुई। परीक्षा देकर आकर आराम से सोए, सुबह उठे पता चला पेपर लीक। IIT के इतिहास में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन 1997 में पहली बार IIT ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक हुए, और लीक का केंद्र बिहार था। मन में बाल्यकाल से एक संकल्प था, उसको योगदान दूंगा। मेहनत की, पढ़े, IIT कानपुर पहुंचे। IIT कानपुर पहुंचे, पढ़ते रहे, गर्मी की छुट्टियां होती, इसी क्रम में वेदांत पढ़ने लगा। सभी उपनिषद पढ़ गए, ऋग्वेद को मैंने पढ़ा। तब लगने लगा क्या हम कहाँ आ गए, और क्यों नहीं कुछ करना चाहिए। नौकरियां भी दो लगी, इंफोसिस में लगी, विदेश में भी लगी, लेकिन लगा यदि करते रहे अपने लिए तो जीवन अच्छा होगा, लेकिन लौट कर तो फिर यहीं आएंगे। उस बेगूसराय में आएंगे जहाँ जिस IIT में पढ़ते थे तो सब लोग गर्मी की छुट्टियों में फंस जाते थे, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में घर वालों द्वारा मना किया जाता था कि मत आओ, पकड़ के शादी हो जाएगी। बहुत पीड़ा को मैंने निकटता से अनुभव किया है, बिहार की असहजता को निकटता से अनुभव किया है, लेकिन जब भी किया है तो जानता रहा हूँ कि वो दृष्टि बिहार में आज भी विद्यमान है। उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं जिनमें लोगों को जोड़ने की क्षमता थी। जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। यदि रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। कि हमारे समाज की स्वीकार्यता थी, विजन था, यह दृष्टि थी, जिसमें जो सक्षम है उसको साचा कम चुन सकते थे, स्वीकार कर सकते थे।
निश्चित है अनेक वर्गों ने आपत्ति की होगी, आपत्ति के बावजूद यदि नंदवंश रहा, इसीलिए रहा कि सक्षम था और सक्षमता का सम्मान बिहार ने सदैव किया है। उस प्राचीन काल से ही अपवाद प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर थे, तभी तो मगध में नंदवंश का विस्तार होता गया। अनेक महाजनपद थे, लेकिन अखंड भारत का निर्माण यदि कहीं हुआ तो मगध से ही क्यों हुआ? कारण दृष्टि थी, दृष्टि जो आपस में विभेद नहीं करती थी, सामर्थ्य को जानती थी। दृष्टि कहाँ की थी? दृष्टि किसी प्राचीन मिथिला की थी। मानव तो मानव हर जीव में उसने उसी आत्मा का रूप देखा, कोई भेद देखा ही नहीं। अभी डॉक्टर विपिन मिश्र जी को सुन रहा था, बड़ी विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं। उस प्राचीन काल का मैं स्मरण कर रहा था जब ऐसी प्रतिभा कभी मिथिला में उस रूप में चर्चित थी, जब संचार के माध्यम नहीं थे। कुछ तो बात रही होगी, जिसमें तक्षशिला से चलकर भी विद्वान आते थे, दक्षिण केरल से चलकर भी विद्वान आते थे, पैदल आते थे और मिथिला की सभा में जाते थे, जहां पर चर्चा इस रूप में होती थी कि ज्ञान का उत्कर्ष क्या है। कुछ तो बात थी जो जोड़ती थी। आदि शंकर भी जब चले, उनको भी जब आवश्यकता प्रतीत हुई कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए जो समय का सबसे बड़ा कर्मकांडी हो, तो यात्रा मिथिला में ही आचार्य मंडल ऋषि के घर पर जाकर समाप्त हुई। वहां से नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। आचार्य शंकर से बहुत प्रेरित होता हूं। केवल 8 वर्ष के थे जब उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया। 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक इसी काल उन्होंने अध्ययन किया और तब जब भारत की दिग्विजय यात्रा पर निकले, 3 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की। उन आचार्य शंकर ने, जिन्होंने मिथिला के उस प्राचीन ज्ञान वेदांत को लेकर 3 बार भारत की परिक्रमा की, उनको भी एक तत्व ज्ञान काशी में हुआ। जब काशी में आचार्य शंकर जा रहे थे, एकाएक उन्होंने देखा लोग कह रहे हैं हट जाओ, चांडाल आ रहा है। तो आचार्य शंकर भी स्वाभाविक उस समय जो प्रक्रिया रही होगी, जब चांडाल उनके समीप आया तो उन्होंने भी कहा परे हटो, लेकिन चांडाल वहीं खड़ा रहा और चांडाल ने आचार्य शंकर से प्रश्न किया, कौन हटे, ये शरीर या आत्मा? आचार्य शंकर को लगा इस वेदांत के दृष्टि को लेकर मैं दिग्विजय पर निकला हूं, कहीं न कहीं मुझमें भी कुछ कमी थी। जिस ज्ञान को प्रकट चांडाल ने किया, और तब जो उस समय के लिए अकल्पनीय था, आचार्य शंकर ने भी चांडाल के चरण स्पर्श किए और माना कि मुझमें भी कुछ कमी थी। लेकिन जिस ज्ञान की बात हो रही थी, ज्ञान कहाँ की थी? जो लोगों को जोड़ना जानती थी, जिसमें भेद नहीं था। किसी भी रथ जिसमें 4 पशु मिलकर खींचते हो, यदि एक आगे जाने को कहे, एक बगल में जाना चाहे, कोई दाहिने जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? रथ की क्या गति होगी? लेकिन जब उसी रथ को सभी पशु मिलकर एक साथ एक दिशा में ले चलने लगे, तो उस रथ की गति तीव्रता के साथ गतिमान होगी या नहीं होगी? बात तो एक साधारण रथ की है। समाज में यदि हम छोटे छोटे खंडों में बढ़कर जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, आपस में सहयोग की भावना रहेगी ही नहीं। चुनाव आएंगे तो हम देखते हैं हमारे जो युवा साथी हैं, लंबा विवाद फेसबुक पर चलता रहता है, मेरी जाति के कितने कैंडिडेट को टिकट मिला, मेरी जाति के कितने लोग मंत्री बने, मेरी जाति के कितने प्रतिशत वोटर हैं। क्या इन चीजों से बिहार का विकास होगा? यदि हम ऐसा चिंतन करते रहे और केवल अपनी जाति तक आधारित सोच को लेकर चलते रहे,
तो भला कैसे बिहार में उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को ला पाएंगे जिससे पढ़ने के लिए कभी पूरे हिमालय से लोग दुर्गम मार्गों से चलकर आते थे। लोग तो वही हैं, क्या परिवर्तन हो गया? यदि बिहार को हम देखेंगे इस अतीत पर हम गौरवान्वित होते हैं। अतीत का कारण क्या था? सोच बड़ी थी, सोच बड़ी थी, इसीलिए हम वेदांत का दर्शन कर सके। सोच बड़ी थी तभी हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके। सोच बड़ी थी इसीलिए अखंड भारत के साम्राज्य का हम निर्माण कर सके। आज यदि हम चिंतित होते हैं कि क्यों बिहार के विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है, क्यों रोजगार के अवसरों के लिए बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो चिंता करने से समाधान नहीं हो, चिंतन करना होगा। आपस के संघर्ष को मिटाकर सहयोग करना होगा। मोहन झा जी आए हुए हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से ऐसे प्रेरित हुए, मैं तो इनको जानता भी नहीं। 22 मार्च को वार्षिकोत्सव में सुदूर बड़ौदा से चलकर आए थे, उपस्थित हुए, कितने प्रेरित हुए, उन्होंने नए अध्याय का प्रारंभ कर दिया। गुजरात अध्याय में 750 लोग जुड़ चुके हैं। उनके द्वारा वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट का आयोजन, इसकी परिकल्पना की गई। विदेशों से चलकर लोग आए, पटना में आए, बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री भी आए। 2 इन्वेस्टमेंट तो वहीं पर हुए, स्टार्टअप्स के साथ इन्वेस्टर्स की हम लोगों ने मीटिंग पटना में कराई। बिहार का विकास छोटे छोटे खंडों में बदलने से नहीं हो। बिहार का विकास तभी संभव है जब शिक्षा, समता, उद्यमिता इन मंत्रों को ग्रहण करके हम आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे योगदान दे सकते हैं? आज बिहार के 4 जिलों में समस्तीपुर, जमुई, भागलपुर, पटना, अलग अलग 40 विद्यार्थियों को समाज के सहयोग से, संस्थानों के सहयोग से IIT और मेडिकल की निःशुल्क तैयारी इस अभियान के अंतर्गत हम करा पा रहे हैं। कैसे करा पा रहे हैं? जो लोग हैं जो आगे आए, सक्षम थे, उनके सहयोग के लिए आगे बढ़े, इनको उसकी आवश्यकता है। फरवरी में परीक्षा आयोजित हुई, पूरे बिहार में 12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। वैसे विद्यार्थियों को हम लोगों ने चुना जो निर्धन थे लेकिन प्रतिभाशाली थे। रेलवे बैंकिंग परीक्षा के लिए उसी प्रकार से परीक्षा आयोजित हुई, बच्चों का चयन चल रहा है। अनेक ऐसे अवसर इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि लोगों का सहयोग मिल रहा है। लेकिन केवल ऐसी नौकरियों की तैयारी करने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार का विकास यदि होगा तभी होगा जब उद्योग स्थापित होंगे। उद्योग स्थापित करने कहीं दूर से सिग्मा ग्रह चलकर कोई नहीं आएगा। चिंतन हमें करना होगा किस प्रकार से शिक्षा को दे रहे हैं। हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में उद्यमिता के लिए क्लब्स बनाने पड़ेंगे। जो लोग सफल उद्यमी हैं उनको मेंटर का रोल निभाना पड़ेगा। वैसे लोग इच्छुक हैं, उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, तभी मोहन झा जी जुड़े और इतना बड़ा समिट हम लोगों ने किया। अगले वर्ष 22 मार्च को उससे भी बड़ा वाइब्रेंट बिहार 2 दिन का समिट हम करना चाहते हैं और चाहते हैं निवेशक आए और उद्योग लगाएं, जो भी अवरोध है उसको मिलकर हटाएं। जीवन में बहुत कुछ संभव है। हम तो मिथिला की बात कर रहे हैं, वेदांत की बात कर रहे हैं। जहां भी युवा संवाद हुआ, सभी जितने भी युवा उपस्थित रहे हैं, मैंने सदैव प्रश्न किया है, तुम्हारी क्षमता कितनी? यदि किसी लक्ष्य को हम तय करते हैं और सोचते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, तो क्या वास्तव में असंभव है? यदि कोई कहता है कि बिहार पिछड़ा है और बिहार सुधर नहीं सकता, बिहार की बात करेंगे तो हंसी में मजाक में लोग बोलते हैं बिहार सुधर नहीं सकता, बिहार की यही गति। क्यों भूल जाते हैं कि बिहार जब कुछ नहीं था, आधुनिक न मार्ग थे, प्रौद्योगिकी थी, सूचना तंत्र था, तब भी हम पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे। इस छोटे भारत का नहीं कर रहे थे, अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। मिथिला का ज्ञान अक्सर जब बात करता हूँ, समर्थ की बात करता हूँ, प्राचीन ऋषि दर्शन की बात करता हूँ, ऋषि की दृष्टि क्या थी? वो
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंचासीन कुलपति महोदय हैं, उनसे तो मैं नहीं पूछूंगा ये कितने लोग इस श्लोक को, इस मंत्र को सुन चुके हैं, कितने लोग सुने हैं पहले? आप लोग लेट्स इंस्पायर कार्यक्रमों में जाते रहे हैं तो निश्चित सुने होंगे। मंत्र की दृष्टि बड़ी विलक्षण है। जैसे अभी वो शंखनाद सुन रहे थे, विलक्षण ध्वनि जो हर व्यक्ति के हृदय तल तक जा रही थी, इस मंत्र को यदि हमने ग्रहण कर लिया तो जीवन में कुछ असंभव नहीं, इसको मानने लगे। मंत्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर शब्द में कहीं न कहीं पूर्ण की बात हो रही है। पूर्ण मतलब कंप्लीट। क्या किसी व्यक्ति के बारे में जो कल्पना करते हैं, बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति को हम कंप्लीट मानते हैं क्या? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कहते हैं कंप्लीट, सब गुण इसमें है, इसमें कोई अपूर्ण है ही नहीं, मानते हैं क्या? तो पूर्ण कौन हो सकता है? जब पूर्ण की बात हो रही है, पूर्ण कौन होगा? परमात्मा। लेकिन मंत्र कहता है, ऋषि की दृष्टि है, जो पूर्ण था, पूर्ण है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे सोने के किसी भी टुकड़े को हम खंडित करेंगे, छोटे से छोटा जो कण होगा उसमें गुण क्या होंगे? किसके गुण होंगे? सोने के ही गुण होंगे। तो यदि हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, कितने लोग सुने हैं हर आत्मा में परमात्मा का अंश है? सब लोग सुने हैं। यदि हम कहते हैं, मानते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, तो उस आत्मा का सामर्थ्य क्या होगा? गुण क्या होंगे? असीम। गणित में हम पढ़ते हैं कि इंफिनिटी को कितना भी आप काटोगे, डिवाइड करोगे, छोटे से छोटा जो कण होगा वो भी असीमित होगा। तो ऐसे में हर बैठे व्यक्ति में, चाहे सभागार में बैठा हो, चाहे अपने गांव में, अपने घर में बैठा हो, उसकी क्षमता क्या है? क्षमता तो असीम है। लेकिन तब यदि हम कहते हैं असंभव है, निश्चित हमने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि स्वयं को दुर्बल समझते हो तो सबसे बड़ा महापाप है। यत्न करो, पूरे परिश्रम के साथ करो, सपने देखो, जिस स्वप्न को देखना चाहते हो उस लक्ष्य को तय करो, और तब तक नहीं रुको जब तक प्राप्त नहीं करो। अपने छोटे से जीवन काल में मैंने भी पुलिस में आया, उस संकल्प को लेकर आया कि बिहार में कुछ योगदान करना है, निष्ठा के साथ करना है। बहुत कुछ अनुभव किया। आज इस अभियान को लेकर यदि हर जगह में जाकर बात कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ पा रहा हूँ। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में 40,000 लोग से अधिक जुड़ चुके हैं। कुछ दिनों पहले 12 देशों में इसके अध्याय स्थापित हैं। अभी दुबई में हम लोग संवाद कर रहे थे, वर्चुअली मैं जुड़ा था। दुबई के होटल में बैठकर 50 से अधिक बिहार वासी, जो बिहार के नहीं रहे प्रवासी हैं, उनके साथ संवाद कर रहा था, बिहार में कैसे योगदान हम कर सकते हैं, कैसे संभव। अपने एससी के समय के स्मरण करता हूँ, जिस समय 23 वर्ष की अवस्था थी जब आईपीएस बना। लगभग 25-26 वर्ष का रहा होगा जब पटना सिटी एसपी बना था। सिटी एसपी बनने के बाद एकाएक दिन भर पटना के क्राइम को लेकर घूमते रहते थे। उस समय 2006 में किडनैपिंग बड़ी संख्या में होती थी, और एक किडनैपिंग हो तो पूरा पटना रुक सा जाता था। लोग कैंडल मार्च लेकर शाम में घूमते थे, दिन में जकार्ड लेकर खड़े रहते थे, जब तक हमेशा कोई न कोई समय शुरुआत में गायब ही रहता था। सिटी एसपी पटना, यदि किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाए तो निश्चित मान लो कि अगले 7 दिनों तक नींद चली गई। लगे रहोगे, नंबर निकालते रहोगे, फोन का इंतजार करते रहोगे।
और बड़े ध्यान से करते रहोगे जो व्यक्ति अवृत हुआ है उसका नुकसान नहीं। उस अवस्था में लगभग 9 महीने रहा। अचानक रातों रात पोस्टिंग बगहा हो गई। बगहा पोस्टिंग हुई, बड़ा अजीब लगा। पटना में जब चल रहे थे, दिन भर चिट्ठी लेके घूमते थे, अचानक रातों रात जाने का आदेश हुआ है। बगहा के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आदेश था तो जाना था। चले, बाहर भी भटके। अगले दिन देर तक बगहा पहुंचे। 4 किसानों की हत्या हो चुकी थी दियारे में, और उसके बाद पुलिस के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें पुलिस फायरिंग करनी पड़ी। 2 लोग उसमें मारे गए। स्थिति बड़ी विकट थी। अशांति का वातावरण इस प्रकार पूरे बगहा में विस्तृत था कि सरकार ने अचानक रातों रात निर्णय लिया। बगहा गए, कुछ दिनों में समय सामान्य स्थिति बनती गई। जब लगा कि स्थिति सामान्य है, तो अचानक एक दिन 2 व्यक्तियों का अपहरण हो गया। मैं बड़ा परेशान, पटना से बगहा गया था। अपहरण होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। अचानक जब फोन आया कि किडनैपिंग हो गई है, बड़े विचलित मन से मैंने पुलिस मुख्यालय को फोन करके बताया कि बगहा में किडनैपिंग हो गई। जो फोन सुन रहे थे उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सुना और कहा, विकास अब परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तुम पटना में नहीं हो, बगहा में हो। और बगहा में किडनैपिंग होती रही। और जब मैंने पता किया, क्राइम रिकॉर्ड निकालने शुरू किए, तो 50-100 किडनैपिंग प्रति वर्ष दर्ज होती थी, अनेक दर्ज भी नहीं होती थी। किडनैपिंग्स केवल किडनैपिंग्स नहीं थी, लोगों को पकड़ना कहते थे। पटना में था तो फोन से पैसे मांगे जाते थे। बगहा में तो स्थिति ऐसी थी कि फोन की आवश्यकता थी नहीं। कोई व्यक्ति एक बड़ा सा कागज पर पूरी सूची लेकर जाता था, जिसमें लिखा रहता था कितनी राशि देनी है, कितने बोरे अनाज लेना है, कितना सरसों का तेल चाहिए, कितनी शराब चाहिए, चांद मार्का की कितनी लुंगी चाहिए, और सबके नीचे लिखा रहता था जय मां दुर्गे, बिहार सरकार, और गैंग का नाम। गैंग का लीडर अलग अलग नाम थे। तो जिस गैंग का नाम बिहार सरकार के नीचे लिखा हो, मतलब उसी गैंग के द्वारा व्यक्ति को पकड़ा गया। तो लोगों से बात होती तो लोग भी विचलित नहीं थे। जब किसी का पकड़ लिया जाता, कभी कभी तो पूरी बस को किडनैप कर लिया जाता था। जितने यात्री थे सबको ले गए, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जिसने जितना दिया छुट्टे गए, और जो नहीं दे सके तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करने की सुविधा थी। अभी नहीं दिए चलो 1 महीने बाद दे देना, नहीं तो फिर पकड़ के ले जाएंगे। ऐसी स्थिति जिस क्षेत्र में बन चुकी थी, उसको मिनी चंबल कहते थे। किडनैपिंग होती बड़े गर्व के साथ मीडिया के मित्र लिखते, मिनी चंबल से 3 व्यक्तियों का अपहरण, दस्युओं ने किया, सिरों ने किया। बहुत समय से चलता आ रहा था। अंग्रेजों ने लिखा गैजेटियर में उस दियारे के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। और लोगों से जब बात होती तो लोग कहते, चिंतन इस प्रकार बन चुकी थी, इस प्रकार व्याप्त थी, लोग कहते महर्षि वाल्मीकि की भूमि। अब स्मरण कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे। उस समय से अपराध यहाँ पर चलता है, चंपारण। लेकिन जब दृष्टि अलग हुई, उसी दृष्टि को जिसको लोग वाल्मीकि के नाम से स्मरण कर रहे थे, उनसे मैंने प्रश्न करना प्रारंभ किया। पहले तो दियारे में अभियान चला, जिस गन्ने की खेती अवैध होती थी उसको हम लोगों ने कटवाना शुरू किया, पुलिस के कैंप लगाए और खरीद पर हमला किया। 20 लाख से अधिक राशि 2006-7 में सरकार के खजाने में जमा हुई। किडनैपिंग करने में समस्या हो गई, पूरे दियारे में इस प्रकार हम लोग गुजरान करते थे। लेकिन परिवर्तन कैसे हुआ? रेट्स बहुत हुए थे, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, अलग अलग नाम से उस जंगल में, हिमालय की तराई में होते थे, लेकिन शांति नहीं बनी। जिस क्षेत्र को अंग्रेजों ने इंडस्ट्रियल में यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा,
परिवर्तन तब हुआ जब इतिहास की प्रेरणा से हम लोगों ने दृष्टि ग्रहण की। सभी डकैतों के परिवारों से हमने संपर्क स्थापित किया, संवाद प्रारंभ किया और हमने कहा रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो भला विश्व किसी वाल्मीकि को जानता। यदि वाल्मीकि पूज्य हुए इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का निर्णय लिया। आप भी जो आपके बंधु हैं, कभी मुठभेड़ में मारे जाने का भय है, पुलिस के कुचक्र में कभी भी फंस सकते हैं, इस भय में जीते रहते हैं। क्यों ना उनको समझाएं अपनी भूमि के प्रति जो उनका दायित्व है तो ग्रहण करते हुए, उसका निर्माण करते हुए योगदान दें, समाज की मुख्य धारा से जुड़े। मन की बात जब मन से निकलती है, उसमें इतिहास की प्रेरणा का संदेश होता है तो मन तक पहुंचती है। बगहा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां इस प्रकार की व्यवस्था थी कि डकैत घूमते थे और उनके परिजन पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लड़ते थे। उस क्षेत्र में जब प्रेरणा का प्रसार हुआ, आत्मसमर्पण की श्रृंखला बन गई। 26 बड़े डकैतों ने सरेंडर किया, जिससे उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी, जिन पर 135 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, केवल बिहार में नहीं दर्ज थे, उत्तर प्रदेश में दर्ज थे, नेपाल में भी दर्ज थे, उनके द्वारा भी आत्मसमर्पण कर दिया कि आज तक बगहा जेल में है। परिवर्तन तब संभव हुआ जब पूर्वजों के दृष्टि को हमने धारण किया, लोगों के मन तक पहुंचे, संवाद स्थापित किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। बगहा में तो अपने 2 वर्ष के टेन्योर में मैं देख चुका था जहां 50-100 किडनैपिंग्स होती थी। वर्ष 2008 में संख्या शून्य थी, जिस शून्य को बिहार ने कभी कार्यक्षेत्र में खोजा था। तो शून्य की संख्या तब बनी जो वर्षों से चल रही। 50, 70, 80 किडनैपिंग्स दर्ज होते थे और जब बंद हुई आज बगहा में, आज की पीढ़ी से बात करोगे तो शायद कोई जानता भी नहीं होगा कभी यहाँ मिली चंबल भी कहा कहते थे। आप सब इस क्षेत्र में उस प्रकार की किडनैपिंग होती तो दिन में भी नहीं जाते थे। लोग चौराहे पर पिकनिक मनाते हैं। बाघों की संख्या बढ़ रही है, लोग उस जंगल में घूमने जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भय का ऐसा वातावरण था, लेकिन परिवर्तन संभव हुआ। रोहतास जब पहुंचे, रोहतास से सिक्योर टिकट 3000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल पहाड़ी के ऊपर, एक भी पुलिस का पोस्ट नहीं। उग्रवादी अपना लिबरेटेड जोन मानते थे। वर्षों से डकैतों का कब्जा था और जब डकैत हटे उसके बाद उग्रवादियों का कब्जा हो गया। पूरे बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से आते ट्रेनिंग होती, पुलिस का आक्रमण होते। वर्ष 2006 में स्थिति ऐसी थी कि डीएसपी तक शहीद हुए विक्रमगंज में। पटना से 2 घंटा लगता है बात जाने। अनेक थानों पर आक्रमण हुए, अनेक पुलिसकर्मी हर बार शहीद होते थे। जब मैंने रोहतास योगदान दिया, सबसे पहले उस पूरे पहाड़ को जानने की इच्छा हुई। 2 बार घूमता रहा, सरप्राइज के साथ रात में जाते, गाड़ियों के काफिले के साथ घूम के उतर जाते। लेकिन तीसरी बार जब गए सोले के विद्यालय में, मैं तो विद्यालय देखने गया था जिसमें आवासीय विद्यालय में बच्चे होंगे। इसका अनुमान नहीं था कि विद्यालय में उग्रवादी होंगे। जैसे विद्यालय के गेट पर पहुंचे तो संतरी राइफल लेकर खड़ा था, जिसकी नोक मेरे पास, मेरे ऊपर तनी हुई थी और दूरी केवल 6 फीट की थी। यदि गोली चल गई होती तो आज संवाद के लिए उपस्थित नहीं होती। लेकिन ईश्वर की कुछ न कुछ प्रेरणा होती है जो तय करती है व्यक्ति का सामर्थ्य क्या है, व्यक्ति कब तक रहना है। अचानक जिस क्षेत्र में कभी पुलिस नहीं जाती थी, वहां पुलिस को देखकर उग्रवादी भी इतना भयभीत हो गया, गोली चलाना भूल गया और अंदर भागने लगा। अपने साथियों को जगाने चला गया। सुबह के 5 बज रहे थे। उसके बाद गोलियों की श्रृंखला चल पड़ी। कोई छत पर बैठा था, कोई गांव किसी घर में बैठा था। 7 लोगों का दस्ता गांव में रुका हुआ था और एक दिन से नहीं रुका था। पिछले 15 दिनों से फ्री मेडिकल कैंप उग्रवादियों के द्वारा उस क्षेत्र में आयोजित की गई थी ताकि ग्रामीण बिहार से, झारखंड से, अलग अलग गाँव से लोग आए और उस क्षेत्र में तो पहली बार इस प्रकार की गोलियां चली। उसके कुछ दिनों बाद एंटी लैंडमाइन गाड़ी गई, ब्लास्ट हुई, एक जवान शहीद हुए।
मन कहने लगा केवल ऐसा करने से परिवर्तन नहीं होगा। एक बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने कहा, उस पहाड़ को पहले पहचाने, संवाद में कैसे स्थापित हो। पुलिस को देखते ही भाग जाते हैं। शिविर लगाने हम लोगों ने शुरू किए। 3 दिनों का कैंप चलता। एक दिन 10 किलोमीटर पैदल जाते, गांव में शिविर तक रुक जाते। गांव वालों से संवाद स्थापित करने लगे। जो लोग मुख्य धारा से कट गए थे, जब उनसे पूछने लगे तो जो बात बिहार के लोगों ने की, लगभग हर आदिवासी, चाहे उराव हो, खरवार हो, कहता हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, तभी तो 1500 फीट की ऊंचाई पर रोहतास दुर्ग जैसे कीर्तिमान को, रोहतासगढ़ को स्थापित कर सके। उस दुर्ग को जिसके बारे में जब मुगल भी आए तो उनके लेखकों ने लिखा, रोहतास दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से ही जीता जा सकता है। और इतिहास सिद्ध करता है, चाहे जब खरवारों ने उराव पर विजय प्राप्त की हो या अफगान शासक शेरशाह सूरी आए हो और भारत के सम्राट बने हो, उनके द्वारा भी जब दुर्ग पर विजय प्राप्त की गई तो बल से नहीं की जा सकी, छल से की। तो यदि ऐसे दुर्ग के आप निर्माता थे तो शक्ति को कहाँ भूल जाते हो, तो सृजन करना जानती थी, जो जोड़ना जानती थी, जो सहयोग करना जानती थी। यदि अपनी ऊर्जा अपने आपस में संघर्ष में व्यक्त कर दिया, पुलिस से लड़ते रहे, समाज से लड़ते रहे, तो भला कैसे संभव होगा कि वो क्षेत्र कभी पूरे पूर्वी भारत की राजधानी थी, बिहार की थी, बंगाल की थी, बांग्लादेश की, उड़ीसा की थी, उस रूप में स्थापित थी, जहां मुगल काल में राजा मानसिंह रहे, उस क्षेत्र में आज अपने जिले के पर्यटक भी नहीं जा पाते। बात जब हम लोगों ने करनी शुरू की, उन्हीं आदिवासियों के साथ, उन्हीं के पूर्वजों का स्मरण हम कराने लगे, कैसे पूर्वज थे, कैसे उनमें क्षमता थी कि उस समय जब न आधुनिक माध्यम थे, न आधुनिक निर्माण की पद्धति थी, 1500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर दुर्गम क्षेत्र में इस दुर्ग का निर्माण कर सकते थे। और जब बात मन को छूने लगी, तो जिस क्षेत्र में पुलिस कभी जाती नहीं थी, वहां सूचनाएं मिलने लगी, ऐसी मिलने लगी। उग्रवादियों का हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने तो इतिहास की बात की, लेकिन ग्रामीणों ने उग्रवादियों का विरोध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, आपके कारण ही यहाँ का विकास रुका हुआ है। और उग्रवादी बाध्य हो गए। जिन शस्त्रों को पुलिस से उन लोगों ने लूटा था, उन्हीं शस्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। और जब आत्मसमर्पण हुई, उसके बाद से रोहतास शांत है।